हेलो यूट्यूब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, प्री बोर्ड वगैरह होने हैं, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है ना, इसके हमें एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाने की नीड है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो आता है वो आता है ह्यूमन आई के ऊपर क्वेश्चन। ह्यूमन आई क्या होता है? आंख एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारा जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है, तब हम उसको विजिबल कर पाते हैं, हमें दिखता है। जैसे मार्कर है तो मार्कर कैसे दिख रहा है? मार्कर के ऊपर से लाइट टकरा के हमारी आंख के अंदर कोई ना कोई स्क्रीन होती है, वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो उसके ऊपर कोई इमेज बनती है ना। इमेज दो तरह की होती है, लाइट वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस करा था, नहीं तो यहाँ देख लो। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है ना। तो जो रियल इमेज होती है जिसको हम देख पाते हैं वो रियल इमेज होती हैं, तो उनको हम आंख में कैप्चर करते हैं। उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आंख के जो पार्ट्स होते हैं, देखो, ह्यूमन आई में आंख के बारे में पूछेगा ना तो डायग्राम नहीं पूछेगा, जैसे पहले जमाने में आता था कि आंख के सारे पार्ट्स को लेबल करो, आंख का डायग्राम बनाओ 5 नंबर में। आजकल आंख के जो पार्ट्स होते हैं वो पूछता है। जैसे कॉर्निया होता है, सिलेरी मसल्स होती हैं, प्यूपिल होता है, आइरिस या इरिस जो आप बोलो, एक लेंस होता है, और एक होता है ऑप्टिक नर्व, और एक यहाँ पे कह सकते हैं रेटिना। हाँ, जनरल एक्वस ह्यूमर वगैरह ये सब नहीं पूछता है, जनरली ये चीज पूछता है। तो देखो, एक एक को देखेंगे। पेपर में जो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, वो यही आ सकता है। जैसे आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या, रेटिना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्निया क्या होता है? जो आंख का जो आउटर हिस्सा होता है या फ्रंट हिस्सा होता है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये मोटा सा हिस्सा दिखता है ना आंख का, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। लाइट जहां से सीधी एंटर करती है हमारी आंख में, है ना। सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? सिलेरी मसल्स जो हमारे आंख के अंदर लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस लेंस को होल्ड करने के लिए, है ना, ये कौन सा होता है? सिलेरी मसल्स। और लेंस कौन सा होता है मैंने बता ही दिया, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो फोकस को कम या ज्यादा करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, विजिबल बनाने के लिए जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस वाले चैप्टर में हमने कॉन्वेक्स वगैरह पढ़ा है, कोई बात नहीं। प्यूपिल क्या होता है और आइरिस क्या होता है? देखो, सुपर डुपर अगर पूछा जाए कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, वो प्यूपिल और आइरिस ही है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इन दोनों का सबसे ज्यादा वेटेज इसलिए ज्यादा है, मैं बताता हूँ। जो आइरिस होता है, आइरिस ये बड़ा होता है। जो देखो, एक आंख बना लेते हैं, ये मान लो आंख है ना। ऐसी सी आंख होती है आजकल इंसानों की, सीधी आंख तो है ही नहीं किसी की, ऐसी आंख होती है ना। तो ये जो हिस्सा होता है बड़े वाला, ये होता है आइरिस, और जो अंदर होता है ये होता है प्यूपिल, है ना। प्यूपिल क्या करता है, पहले प्यूपिल को देख लो एक बार। प्यूपिल क्या करता है? हमारी आंख के अंदर जो लाइट आती है उस लाइट को रेगुलेट करता है, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है और मतलब एक्सपेंड होता है, छोटा बड़ा। कैसे? एक अजम्पशन मान लेते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है ना। तो मेरी आंख ने अपने आप को सेंसिटिव बना लिया है कि इतनी लाइट आंख के अंदर आ रही है। एकदम से मैं डार्क प्लेस में जाऊंगा तो मेरे को दिखना बंद हो जाएगा। एक केस तो ये है। दूसरा केस, अगर मैं अंधेरे में बैठा हूं तो अंधेरे के हिसाब से मेरी लाइट, या डिम लाइट के अंदर बैठा हूं, उसके हिसाब से मेरी आंख ने अपने आप को एडजस्ट कर रखा है कि इतनी लाइट में लगभग जितने भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं उतना हम देख पाते हैं। एकदम से लाइट में आते हैं, सूरज वाली जो नेचुरल लाइट होती है वहां पर आते हैं, तो क्या होता है? हमें दिखता नहीं है। क्यों? एकदम से ज्यादा लाइट आंख के अंदर आ जाती है। तो जो दो केस बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलो चाहे उसको स्क्वीज बोलो, है ना, और एक होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड कब करता है? जब आंख तेज लाइट वाले रूम में हम बैठे हैं और एकदम से कम लाइट वाले रूम में हम जाते हैं, तो क्या करेगा? जो प्यूपिल होता है वो चाहता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि इसके अंदर ज्यादा लाइट आए और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। और एकदम से मान लो डिम लाइट में बैठे हैं और तेज लाइट वाले रूम में चले गए हम लोग, तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा लाइट आंखों में आनी शुरू हो जाएगी और आंख एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ा सा आंख ऐसे मिच मिच, ऐसे मिचने लग जाती है ना। मिचना समझते हो? बंद होना, है ना।
तो जो प्यूपिल का साइज होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो चीज होती है, ये आयरिस का काम होता है। ये सर्कुलर शेप में होता है और एक ये लगा लो मसल का ही हिस्सा होता है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व से पहले एक बार रेटिना देखते हैं। रेटिना क्या होता है? एक तरह से लगा लो स्क्रीन होती है हमारी आंख के अंदर, जहां पर ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनती है। या ये भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज आंख में बनती है उसके लिए स्क्रीन का काम करती है, वो क्या होता है? वो रेटिना होता है। ठीक है, जो इमेज बनती है हमारी आंख के अंदर वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ऐसे होता है, तो इसकी इमेज कैसी बनी होगी? ऐसे। अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व के अंदर सेंस मतलब क्या बोल सकते हैं, नस, नस समझते हो? नर्व को नस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो वेन्स को बोलते हैं नस, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है, जो भी इमेज फॉर्म हुई है उसको उल्टा कर देगा। मतलब ये ऐसे इमेज बनी थी अपनी, इसको उल्टा कर देगा। इसका मतलब सीधा। तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ा था? ऐसे ही पकड़ा था, तो इसका मतलब अपने को सही इमेज दिख जाएगी। जैसे इंसान खड़ा होता है, तो अब इंसान की इमेज तो उल्टी बन रही है, लेकिन अपने को सीधा खड़ा कैसे दिखता है? ऑप्टिक नर्व की वजह से, है ना। बस जनरली तो इतना ही पूछता है। इन एक एक पार्ट्स के बारे में ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसी तरह की जो चीज पूछी जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट द फंक्शंस ऑफ सिलेरी मसल्स, राइट द फंक्शंस ऑफ प्यूपिल, आइरिस, रेटिना, समथिंग ऐसा ही, है ना। चलो, ये चीजें आप लोगों ने सीख भी ली होगी क्लास के हिसाब से। और बाकी मैं बताता चल रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर वही बातें डिस्कस करूंगा, फालतू रामायण नहीं होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेट करना, है ना, मतलब किसी चीज को सही तरीके से फिट करना। तो आई के चक्कर में पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाएगा? पहले अकोमोडेशन देखो। जो फोकस होता है ना। फोकस मतलब किसी चीज को अच्छे से देखना, उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उस चैप्टर में, लाइट वाले में। तो फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने की जो पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की या उसको सही तरीके से रिसाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। और ये आंख की जो पावर होती है इसके लिए, इसमें दो जो काम की चीज है वो ये देख लो। एक तो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट ऑफ आई बोलो चाहे कैसे बोलो, और एक नियर पॉइंट होता है ना। और कभी कभी इसकी रेंज भी पूछ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में। नियर पॉइंट और फार पॉइंट मतलब एक आंख होती है, नॉर्मल आंख होती है जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। वो नॉर्मल आंख कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकती है, आसानी से देख सकती है, बिना किसी दिमाग पे जोर डाले हुए। तो जो नियर पॉइंट होता है वो तो हमें पता ही है, 25 सेंटीमीटर, है ना। मैं इसके ऊपर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। फार पॉइंट क्या हो सकता है? इनफाइनाइट तक हो सकता है अगर नॉर्मल आई है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक की। इसमें कभी कभी ये पूछा जा सकता है पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर ए नॉर्मल आई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये भी आता है 0.5 मीटर। देखो ऑप्शन देखो, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, बाकी तो सबको पता ही है 25 सेंटीमीटर। लेकिन कभी ऑप्शन में ऐसा ना हो, मान लो 0.25 सेंटीमीटर, अब आ गया, अब क्या करेंगे? तो 0.25 मीटर, ये भी एक इसकी मेजर करने की, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कर रखा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P इजिकल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ होती है यहाँ पर f, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कह सकते हैं पावर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। तो ये जो फोकल लेंथ होती है, नॉर्मली हम फोकल लेंथ निकालते हैं वो सेंटीमीटर में निकालते हैं, लेकिन जब पावर की बात होती है, पावर निकालते टाइम ये जो फोकल लेंथ होती है इसको हमेशा किस में लिया जाता है? मीटर में लिया जाता है। मान लो किसी की 40 है, 50 फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब आएगी पावर हमारी, है ना। चलो, पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट वगैरह करके बताना। छोटा ही टॉपिक है, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पावर अकोमोडेशन को नॉर्मल ऐसे ही पूछ सकता है क्या होता है। तो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसको ही बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैंने बता दिया है फार पॉइंट, नियर पॉइंट, इनकी रेंज क्या होती है। चलो अब डिफेक्ट करते हैं, आ जाओ।
डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना, या आंख में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। डिफेक्ट नहीं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले होता है मायोपिया, दूसरे नंबर पे आता है हाइपर मेट्रोपिया, और तीसरे नंबर पे होता है प्रेस बायोपिया, है ना। चलो एक एक को देखते हैं। मायोपिया क्या होता है? देखो, मायोपिया आंख के अंदर हो कोई भी एक डिफेक्ट की टाइप है। मायोपिया को क्या कह सकते हैं? नियर साइटनेस, है ना। नियर साइटनेस इसका मतलब क्या है? हमें नियर के तो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, मतलब नियर के तो क्लोज के होंगे वो तो दिख जाएंगे, लेकिन जो फार के होंगे वो नहीं दिख पाएंगे क्लियरली, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, वो रेटिना के सामने बनेगी, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी। रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें देखने में दिक्कत हो जाएगी फार वाले में, ठीक है। और इसके अगर कोज की बात करी जाए, कोज की बात करी जाए तो ये कह सकते हैं जो फोकल लेंथ बनती है वो एक्यूरेट नहीं होती, मतलब वो उस हिसाब से नहीं बनती कि जिस हिसाब से हम इमेज को स्क्रीन के ऊपर या रेटिना के ऊपर उतार सकें। दूसरा कारण होता है वो आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है ना। ये एक ऐसी डिजीज है, ये या तो इनकी वजह से होता है या जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स समझते हो, मतलब पेरेंट्स से हमें कोई डिजीज मिलती है, इसके भी केसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। ये हो गए। एक इसका डायग्राम देख लेना आप लोग। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो क्या होता है, क्या डिफेक्ट होते हैं, किसकी वजह से होता है और कैसे उनको करेक्ट करा जाता है, ये पूछ लिया। तो डायग्राम भी आप लोग बना लेना क्योंकि 3 नंबर में आता है। इसको ठीक करने के लिए, मतलब इसको करेक्शन के लिए क्या करा जाता है, ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इसमें लगाया जाता है ना, ताकि जो हमारी जो फोकल लेंथ थी वो एडजस्ट नहीं हो रही थी, वो सही से इमेज को रेटिना के ऊपर बना सके, ये होता है ना। चलो अब हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं एक बार। देखो, हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा, मेरे पिया घर आए तो राम जी, है ना। हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा मायोपिया का उल्टा, हाँ। मायोपिया को क्या कहते थे? नियर साइटनेस। इसको क्या कह सकते हैं? लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फोकस बन रहा था वो रेटिना से पहले ही बन रहा था, इसमें दूर हो जाएगा, तो इसके कोज में ये लिख सकते हैं हम, फोकल लेंथ होती है उसका बिल्कुल उल्टा ही लगा दो। फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, लार्ज बन जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, ताकि दूर से हमें, मतलब दूर जाके बनती है इमेज उसमें, तो मतलब दूर के ऑब्जेक्ट हम इजीली देख पाते हैं, यही कारण है। और दूसरा क्या होता है, जो आई बॉल वहाँ पर बड़ा हो गया था, यहाँ पर आई बॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा या वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट बोलते हैं कि करेक्ट बोलते हैं? करेक्ट, इट्स करेक्ट, करेक्ट ही बोलो। इसको करेक्ट किससे करा जाता है? आंख में जो लेंस होता है वही लगाया जाता है, मतलब वो सही फॉर्म का होता है। वैसे तो जनरली तो आंख के अंदर बाय डिफॉल्ट जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारे अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन उसके अंदर डिफेक्ट आ गया था, इसका मतलब हमें सही टाइप का कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, है ना, या चश्मा वगैरह लगाएंगे। आंख के अंदर भी सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग, देखो दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत होती है तो सर्जरी नहीं होती, कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। मायोपिया होगा। चलो प्रेस बायोपिया को यहीं देख लेते हैं एक बार। प्रेस बायोपिया, है ना, बायो, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसके अंदर दोनों प्रॉब्लम हो जाए, मतलब नियर साइटनेस की प्रॉब्लम हो जाए और फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस दोनों की प्रॉब्लम हो जाए, ना तो नज़दीक का दिखे ना दूर का दिखे। ये किसकी वजह से होता है? ये एज की वजह से होता है जनरली। जब हमारी मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, आँख की लगा लो, बॉडी की लगा लो, किसी की भी लगा लो, तो उसके दोनों प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो स्पेक्ट्स लगाई जाती हैं, चश्मा लगाई जाती हैं, चश्मा ऐसी होती है क्या,
हाँ ऐसी सी होती चश्मा, या ऐसी बना लो जो तुम्हें सही लगे। चश्मा का तो डायग्राम तो आपको पता ही है मेरा कैसे। तो इसमें क्या होता है, कुछ हिस्से में देखा होगा आपने, एक ही ग्लास के अंदर कॉन्वेक्स भी लगाया जाता है और कॉनकेव भी लगाया जाता है। मतलब एक ही ग्लास के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों लगाए जाते हैं। बड़े आदमियों को देखा होगा अखबार वगैरह पढ़ने के लिए अलग टाइप से थोड़ा नीचे करके देखते हैं, नॉर्मल होता है तो ऊपर देखते हैं, ठीक है, ऐसे विजुलाइज करते हैं। तो प्रेस बायोपिया में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। मोर देन सफिशियंट है। इसमें कोज हो गए, इसको करेक्ट कैसे करते हैं वो भी हो गया, ये होता क्या है ये भी होगा, डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया है, अपने हिसाब से देख लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का डिस्पर्ज होना, मतलब अलग अलग हो जाना या सेपरेट हो जाना। जब एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म वाली एक्टिविटी वैसे तो 12th क्लास में है ना, ये एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहता है। लाइट आई यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। मैंने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, नहीं पढ़ा है तो बाद में और पढ़ा देंगे, और अलग स्पेशल एक लाइट वाले चैप्टर की वीडियो और बनाएंगे, वहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को डिस्कस करेंगे ना। तो जो भी लाइट आती है यहाँ से, जो भी एंगल से डिस्पर्स हो जाती है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस ये देख लेना है। प्रिज्म में से जब भी लाइट निकलती है, वाइट लाइट, तो ये 7 कलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन कलर को क्या कहते हैं, विबग्योर, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। जो वॉयलेट होती है, इंडिगो होता है, इनका कलर जो होता है, यहाँ पर स्कैटरिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। स्कैटरिंग मतलब फैलने की जो पावर होती है। और जो रेड, ऑरेंज, येलो यहाँ से होते हैं, मतलब यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो स्कैटरिंग की पावर कम होती जाएगी। तो रेड की सबसे कम स्कैटरिंग होती है, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, ऐसे। जो ये वाली होती हैं, यहाँ पर इनकी वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, ध्यान रखना। वेवलेंथ कम होती है, इसी वजह से स्कैटर हो जाते हैं। आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। लाइट में ये वाली मतलब स्कैटर ज़्यादा हो जाती है, ये इनविजिबल हो जाती है ना, ये हमें दिख ही नहीं पाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आता है, इमरजेंसी सिग्नल होते हैं ये रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि रेड कलर दूर से विजिबल हो जाता है, ध्यान रहे इस बात का। और ये भी पूछ सकता है कि आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन, एक इमरजेंसी सिग्नल रेड क्यों होते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है कि रेड कलर ही क्यों रखा जाता है ना, रेड कलर ही क्यों रखा जाता है। तो थोड़ा सा वेवलेंथ वगैरह के लिए इनकी कहानी बता देना, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दूर से विजिबल होते हैं। और दोनों घुमा फिरा के पूछने की एक ही बात है, कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं रिफ्रैक्शन वाली बात। हाँ देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नॉर्मल तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसा होता है ना। लाइट आती है तो एक अलग अलग जो अर्थ की लेयर्स बनी होती है ना, उनसे होके हमारी आंखों तक लाइट पहुंच पाती है, सन की लगा लो, किसी की भी। इसकी जो 2 एप्लीकेशन होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ, ट्विंकिंग लिख दिया, क्लिंग ऑफ स्टार्स, और अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखना, एक एक को करके डिस्कस करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, स्टार जहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और जहाँ पर हम उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है, दोनों में फर्क होता है, दोनों की पोजीशन एक नहीं होती। हाँ इसका ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अर्थ हमेशा रिवोल्व करती रहती है, मतलब घूमती रहती है ना। रोटेट और रिवोल्यूशन दोनों काम कर रही होती है अर्थ, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्टार जहाँ पर हमें दिख रहे हैं एट प्रेजेंट, फिर वो लाइट एमिट करते हैं। जब तक हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है तब तक स्टार कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो एक्चुअल पोजीशन और जो हमें दिख रही है, मतलब विजिबिलिटी है स्टार की, उन दोनों पोजीशन के अंदर फर्क होता है। ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट हमारे पास आ रही होती है, ये लाइट अलग अलग
लेयर से होके गुजरती है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रेटोस्फीयर, कुछ ऐसे करके अलग अलग लेयर्स होती है ना, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइट टेढ़ी मेढ़ी होके हमारी आंखों में ऐसे पहुंचती है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो लाइट का डाइवर्ट होना, यही तो क्या कहता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर। अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, देखो सन निकलता है एक एग्जाम्पल के लिए 6 बजे, है ना, लेकिन हमें क्या होता है 5:50 पे ही सन की लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। सन नहीं निकला लेकिन सन की लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। वो भी कैसे दिखती हैं, येलोइश, रेडिश, ऑरेंजिश, इस तरह का कोई ना कोई कलर दिख जाता है। सेम ऐसा ही होता है सनसेट के टाइम पे। डिलेड सनलाइट कहाँ लीजिए, सनसेट आता है यहाँ पे, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो दूर से ही तो विजिबल हो जाता है। जैसे ही सन निकलने वाला होता है, मान लो ये धरती है, धरती के नीचे से ऐसे, धरती के नीचे नहीं होता सूरज, बस हमें ऐसे दिखता है ना, कभी कभी पूर्व की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है धरती में से सूरज निकल रहा है। तो निकलने से पहले ही जब वो लाइट छोड़ेगा सारी की सारी, तो उसमें क्या दिखता है अपने को, जो रेड कलर होता है वो हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे इमरजेंसी सिग्नल वाली बात थी, उसमें भी यही बताया था कि रेड कलर होता है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है दूर से। दूसरे नंबर पे क्या होता है, जैसे ब्लू कलर भी हो सकता है, लेकिन ब्लू से रेड ज़्यादा होता है। और एक यही चीज़ ये देखो, आजकल जो चार्जर वगैरह होते हैं ये सारे वाइट कलर के ही क्यों बनते हैं। एक थोड़ा सा लॉजिकल या इससे हट के क्वेश्चन है, लेकिन चार्जर का कलर वाइट क्यों होता है, आप लोग सोचो एक बार। जनरली, है ना, ब्लैक कलर में भी आते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा चार्जेस वाइट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनी वाले चाहते हैं कि कम लाइट हो, डिम लाइट हो, जीरो लाइट का बल्ब जला रखा हो कमरे में, तो जो वाइट कलर होता है वो एकदम से ज़्यादा दिख जाए। तो फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि रेड कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, वाइट की कहाँ से होगी। वो बंद कमरे की बात है, मैं वाइट लाइट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरल लाइट जो होती है उसके अंदर रेड लाइट सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, ठीक है। तो अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट कहानी समझ में आई। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, रेनबो की फॉर्मेशन, है ना। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष। तो रेनबो क्या कहता है, जब व्हाइट लाइट गिरती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स, बारिश होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है ना। प्रिज्म के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो 7 कलर के अंदर उसको तो स्कैटर होना मतलब एक नेचुरल है, डिस्पर्जन जिसको कहते हैं। तो इस वजह से हमें दिखता है कि रेनबो बनता है। दिखता क्या है, होता ही है रेनबो की फॉर्मेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर सन की लाइट गिरती है तो एज ए प्रिज्म ट्रीट करता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इनको सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगा लेना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ जाएंगे। रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट। और पहले वाले में बताए थे आसमान का रंग नीला क्यों होता है, आसमान नीला क्यों, पानी गीला क्यों। सुना है ये गाना, मेरे पुराने बच्चे वो तो जानते हैं इस गाने को, है ना। डोकॉन फिल्म में भी है ये। आसमान का रंग नीला क्यों होता है और इमरजेंसी सिग्नल्स को रेड क्यों बनाया जाता है। 5 क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट पेपर में एक ना एक जरूर मिलेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर वगैरह का उठा के देख लेना। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, मतलब सीरीज कराएंगे पीवाईक्यू वाली, उसमें भी देखना, मैं आपको डिस्कस करूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो जो जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है, वैसे कभी कभी पूछ लेता है, टिंडल इफेक्ट, है ना। टिंडल, टिंडल की स्पेलिंग सही है, टिंडल इफेक्ट देख लेना, स्पेलिंग का तो आपको पता ही है मेरा। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, जो कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल्स, कोलाइडल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो पानी वगैरह के अंदर चौक वगैरह को घोल दिया, है ना, तो वहां पर इसके पार्टिकल तो दिखते रह जाएंगे अपने को चौक के पानी के अंदर ऐसे घूमते हुए। इन पार्टिकल्स के अंदर से भी सनलाइट हो या कोई भी नेचुरल लाइट हो, ये हमें विजिबल हो जाए, इन पार्टिकल से टकरा के भी दिखने लग जाए, है ना। तो या उसको ये कह सकते हैं बीम ऑफ जो लाइट होती है वो हमें विजिबल हो, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते हैं, थ्योरेटिकल मतलब इस चीज में समझ नहीं आएगा। जैसे जो अपने कमरे होते हैं, घर होता है, घर के अंदर किसी दीवार में लगा लो चाहे दरवाजे वगैरह में से लगा लो, कोई छेद ऐसा है जहाँ से सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट को आप विजिबल देख सकते हो, मतलब वो विजिबल होती है, आपको ऐसा पता चल जाएगा ये सनलाइट आ रही है। आप लोग ट्राई करके देख लेना, कभी फॉरेस्ट वगैरह में, जंगल वगैरह में जाने का मौका मिले, कोई एडवेंचर वगैरह ट्रिप आप प्लान करो, तो क्या होता है, सन की जो लाइट आ रही होती है वो आराम से विजिबल हो जाएगी। देखो मान लो सन की लाइट ऐसे आ रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो किसी हॉल में से आ रही है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स हमें दिखेंगे,
हाँ, इन पार्टिकल्स को विजिबल बनाने के लिए या इनको सनलाइट यहाँ से आ रही है, इसकी प्रेजेंस हमें महसूस होती है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वैसे तो साइंस का मतलब केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स में नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कोलाइडल वगैरह ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है ना। बाकी ठीक है, लाइट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आ गया। तो छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आज की वीडियो कुछ थोड़ी बहुत इफेक्टिव लगी होगी। थोड़ा फास्ट कराया है मैंने, इतना डिटेल मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराई है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना दम नहीं है। कारण क्या है, जो लाइट है, नॉर्मल लाइट मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला पहला पढ़ते हैं हम लोग, वो वाला मिरर फॉर्मूला समथिंग वो वाली, वो और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यही चैप्टर में ज़्यादा वेटेज होता है। ये थ्योरेटिकल कह सकते हैं ना, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल तो मैग्नेटिक फील्ड में भी नहीं मिलता 10th क्लास के हिसाब से, 12th क्लास के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड में भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होता है, और लाइट वाले में भी न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो लाइट को रिलेट करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आँख वाला, आँख में भी तो लाइट का ही खेल है। थोड़ा सा आँख वाला सेक्शन है वो बायो को रिलेट ज़्यादा करता है ना। डिफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, समथिंग ऐसा आपस में कोरिलेटेड होता है, इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स भी किसका हिस्सा है, साइंस का। साइंस क्या होती है, डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती है। कोई आदमी चल रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से चल रहा है, उसमें फ्रिक्शन लगता है, गाड़ी चलती है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं क्या क्या, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और अपनी जो प्री बोर्ड्स वगैरह आने वाले हैं, छुट्टियां चल रही हैं अभी तो है ना, इंजॉय कर रहे होंगे, तो साथ साथ पढ़ते भी रहा करो। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लाइट वाला चैप्टर है उसको एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, 1-2 घंटे की, 3 घंटे की, जितनी भी हो जाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हों उसमें। और मैंने जो वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब नॉर्मल है, जल्दबाजी में बनाई हुई है। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसको, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। चलो, थैंक यू, जय हिंद।